और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं। पीएम 45 घंटे तक यहां तब ध्यान पूजा करेंगे। कुछ देर पहले कन्याकुमारी से पीएम की मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीर आई है, जो आपको अभी दिखाई पड़ रही है। पीएम कल शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं। आज सुबह पीएम ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा भी की। सूर्य को अर्घ्य दिया, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले ही पीएम के मेडिटेशन की तस्वीर सीधे निकल कर आई, जो ओम का सीधे सेंट्रल पार्ट मेडिटेट करते हैं, वो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी की स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि है और हर साल की तरह हर 5 साल में जिस तरह लीन हो जाते हैं वो मेडिटेशन में, अध्यात्म में, वैसे ही फिर से कॉन्सेंट्रेट होकर मेडिटेट करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। कन्याकुमारी की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ही रहेंगे पीएम मोदी। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की ध्यान की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और भाजपा ने एक बार फिर 4 जून 400 पार का संकल्प दोहराया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि देश फिर पीएम मोदी को ऐतिहासिक जनादेश देगा। सुनिए जरा। चुनावी नतीजे अब ज्यादा दूर नहीं है और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने देश के कई हिस्सों में प्रचार भी किया है और बड़े लंबे अरसे बाद में आज राजस्थान पहुंचे हैं। सीपी साहब, क्या लगता है आपको, राजस्थान में दावा क्या है आपका और कितनी सीटें बीजेपी जीती हुई दिख रही है आपको? देखिए, मैं सोचता हूं राजस्थान फिर से जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको दोहराएगा। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है। आप खुद भी उम्मीदवार हैं, क्या आप अपनी पिछली जीत का जो रिकॉर्ड है उसको पार कर पाएंगे या कुछ इस बार जो है कुछ कमी बेसी हो सकती है? देखिए, अच्छे मतों से जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता का जो स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, उनके प्रति जो विश्वास जताया है, वो मैं उसके लिए तो मैं बारंबार आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस बार भी जीत लाखों में होगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार 25-0 नहीं होगा। इस बार वो भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं कई सीटों से कि उनको भी 5-7 सीटों पर जीत मिल सकती है। उनके जो दावे हैं कांग्रेस के नेताओं के, उनमें आप कितना दम मानते हैं? बिल्कुल सिर्फ फिजूल की बातें बनकर रह जाएगी? मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी, वो कहते हैं कि हम 1-2 सीटें जीत गए तो भी हम लोग पहाड़ तोड़ लेंगे। बड़ा हंसी आती है बड़ा कि इस प्रकार के जो पार्टी राजस्थान में कई वर्षों तक जिस शासन किया, देश में कई वर्षों तक जिन्होंने शासन किया, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह सिमटती जा रही है कांग्रेस पार्टी। इस बार दलितों में, आदिवासियों के बीच में विपक्ष ने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी 400 पार चली जाएगी तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आपको लगता है आप ठीक से इसका काउंटर कर पाने में कामयाब रहे? देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेती आई है, लेकिन वो कब तक? और ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में इतने वरिष्ठ नेता और इतनी पुरानी पार्टी इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की ये हताशा का एक प्रमाण है कि बीजेपी 400 लेकर आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। अरे, संविधान में तो बीजेपी ने जो रिजर्वेशन था उसको रिपीट किया है, आगे बढ़ाया है। और आपने जो उस क्षेत्र के गरीब तबके के लिए, शोषित वर्ग के लिए जो नहीं किया, उससे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसका प्रमाण है और उसी पे देश की जनता विश्वास कर रही है। आपके ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें कि जेडीए प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई जयपुर में देखने को मिली है। दरअसल अवैध निर्माण के विरुद्ध जेडीए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेडीए जोन 12 में
निर्माणाधीन जो अवैध फैक्ट्री थी उसको सीज कर दिया गया है जेडीए के द्वारा। सरना डुंगरी इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध निर्माण बनवाया जा रहा था। 3 अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। रामेदव नगर सरना डुंगरी में प्लास्टिक थाना फैक्ट्री को सीज किया गया है। रामा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन फैक्ट्री को सीज किया गया। तो 3 अलग अलग जगह पर जो अवैध निर्माण थे उनको सीज किया गया है। फैक्ट्री इसमें बताई जा रही है, चाहे रामा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन फैक्ट्री हो उसको सीज किया गया हो, या फिर रामेदेव नगर में, या फिर संगरा डुंगरी में प्लास्टिक दाना फैक्ट्री को सीज किया गया है। तो 3 फैक्ट्रियों को जेडीए के द्वारा सीज किया गया है। ये बताया जा रहा है कि जहां पर इन फैक्ट्री को निर्माण जहां पर हो रहा था वो अवैध थी और इसलिए जेडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक दाना फैक्ट्री को 3 जगह पर सीज किया गया है। रामदेव नगर, सरना डुंगरी और रामा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन फैक्ट्री को सीज किया गया है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जिन बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है वो अवैध निर्माण रूप से संचालित की जा रही थी, यानी कि बिल्डिंग नक्शा सब कुछ अवैध था और इसलिए जेडीओ को जैसे ही जानकारी मिली कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर रोक लगा दी गई। और इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर है। पानी की संकट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, कालाबाजारी सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पानी की संकट पर केजरीवाल सरकार का एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। दरअसल दिल्ली में पानी की संकट पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आपकी सरकार। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। दिल्ली में 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की गई है। हरियाणा, यूपी, हिमाचल से पानी देने की मांग की गई है। राजधानी की जरूरत पूरा करने की सबकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला गया है कि बीजेपी दिल्ली की जनता को पानी दिलाए, क्योंकि लगातार जल जो मंत्री हैं आतिशी वो कह रही हैं कि हरियाणा की वजह से ही दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। तस्वीरें भी और वो खबर भी हमने प्रमुखता से चलाई थी। अब दिल्ली में पानी की संकट पर सीधे रुख किया गया है सुप्रीम कोर्ट। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी के दादा और पिता की कोर्ट में पेशी आज होगी। दोनों की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म और पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेशी होगी। दोनों पर ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप लगा है। आरोपी के दादा के ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश देने का और सरकारी जमीन पर बार बनाने का आरोप है। बार में नियमों के उल्लंघन करने के भी आरोप लगाए गए हैं। तो पूरे एक्सीडेंट केस के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने नाबालिग आरोपी के दादा के बार पर बुलडोजर चलाने का आदेश भी दिया है। इससे पहले एक्साइज विभाग ने नियमों का उल्लंघन होने के आरोप में आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल के बार पर लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे सील भी कर दिया। बताया यह भी गया कि पुणे के पास महाबलेश्वर में बना ये बार सरकारी जमीन पर बनाया गया। इसके साथ ही एक्साइज विभाग के रडार पर पुणे के 66 और बार आ गए हैं। जहां पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि आरोपी के दादा और पुणे में तेज रफ्तार कार दौड़ाकर 2 इंजीनियर को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग के परिवार के सदस्य एक एक कर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं और अब नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में बेहद ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। सूत्रों का कहना है कि ब्लड सैंपल बदलने के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर हरनोल ने पूछताछ में ये बताया कि 19 मई यानी कि हादसे वाले दिन पुणे के ससून अस्पताल में सिर्फ नाबालिग का ही ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था। इसके अलावा खून देने वाले 3 लोग और थे, जिनमें एक थी उसकी मां शिवानी अग्रवाल। बताया गया कि शिवानी अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को बचाने के लिए उसके ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड सैंपल दिया था, ताकि रिपोर्ट में बात सामने न आए कि हादसे वाली रात नाबालिग ने शराब पी रखी थी। आरोप है कि ऐसा करवाने के लिए शिवानी अग्रवाल ने डॉक्टर्स को धमकाया था और उन पर दबाव बनाया था। ये बात सामने आते ही पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही थी कि वो फरार ही हो गई। पुलिस को शक है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल की जगह जो रिपोर्ट तैयार की गई वो शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल की हो सकती है।
न्यूज 18 इंडिया को वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी मिली है जो कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि ब्लड सैंपल बदलने के मकसद से शिवानी अग्रवाल के अलावा 2 और लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। पुणे पुलिस के मुताबिक नाबालिग के अलावा 3 और लोगों के ब्लड सैंपल इसीलिए लिए गए ताकि नाबालिग के साथ साथ उसके उन 2 दोस्तों को भी बचाया जा सके जो हादसे के वक्त उसकी कार में उसके साथ ही मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि ब्लड सैंपल बदलने का ये पूरा मास्टर प्लान डॉक्टर अजय तावरे ने बनाया था। पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना यह भी है कि गिरफ्तार डॉक्टर श्रीहरि हरनोल ने सभी के ब्लड सैंपल लिए थे, वो भी उस कमरे में जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। और इधर पूरे एक्सीडेंट केस के मीडिया में जोर शोर से उठने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती में पुलिस जागी है और हिट एंड रन केस के पुराने मामलों में एक्शन लिया गया है। दोनों जगहों पे हिट एंड रन केस के सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर नागपुर की है, जहां 7 मई को दिन दहाड़े एक सफेद कार ने राह चलते 2 लोगों को कुचल दिया था। दोनों महिलाएं सुबह सैर के लिए जा रही थी। लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार के पीछे दौड़े भी, मगर वो रफू चक्कर हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर 3 मई की है, जिसमें अमरावती के एक रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार में दौड़ रही एक कार ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल सवार की हालत देखने के लिए उस कार से लोग नीचे भी उतरे, मगर घायल को अस्पताल ले जाने के बजाय वो लोग वापस कार में बैठकर तुरंत फरार हो गए। बाद में इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिट एंड रन के इन दोनों मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया है। पूरे केस के तूल पकड़ने के बाद दबाव में नागपुर और अमरावती पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और टोंक के बीजवाड़ा में फूड पॉइजनिंग मामले में अपडेट निकलकर सामने आई। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, रसोई घर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, खाने के सैंपल भी लिए गए हैं। खाने के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। शादी में खाना खाने के बाद बताते चलें कि 150 लोग बीमार हो गए थे। देवली तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद है। नसिरदा थाना अधिकारी भी मौके पर तैनात है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शादी समारोह में खाना बना था, उसके जांच की सैंपल के लिए सैंपलिंग की जा रही है। जांच के लिए उसको लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। जल्दी से उन सबको एडमिट कराया गया। जिनकी हालत गंभीर थी उनको शिफ्ट भी किया गया। फिलहाल रसोई घर का जायजा लिया जा रहा है। टोंक के बीजवाड़ा में फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मसला है। और कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के कुछ ही देर बाद एसआईटी ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी और उसके बाद उसकी वॉइस सैंपलिंग ली जाएगी कि जो ऑडियो वायरल हुआ है क्या वो प्रज्वल रेवन्ना का ही उसमें ऑडियो है या फिर नहीं है। और पुलिस अब जहां कोर्ट पे पेश करेगी, पुलिस वहां पर रिमांड के लिए भी कस्टडी लेने की भी मांग की जाएगी। देखना है कि कोर्ट में पेशी के बाद प्रज्वल रेवन्ना का आखिर होता क्या है। यौन शोषण मामले में प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार। 34 दिन बाद जर्मनी से लौटते ही हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आखिरकार 34 दिनों के इंतजार के बाद जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जर्मनी से लौटे प्रज्वल रेवन्ना ने जैसे ही देश की धरती पर कदम रखा, उन्हें बेंगलुरु पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना की यह गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोपों के मामले में हुई है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर उन्हें सीधे सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने बलात्कार और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गई हैं। दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हसन लोकसभा सीट पर वोटिंग एक दिन बाद यानी 27 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना ने देश छोड़ दिया था। रेवन्ना ने अपने राजनयिक पासपोर्ट पर म्यूनिख के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि अपनी वापसी की जानकारी प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी कर दे दी थी। 27 मई को जारी किए गए उस वीडियो संदेश में रेवन्ना ने कहा था कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे जांच में मदद के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे। रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिख से
बेंगलुरु तक के लिए लुफ्थांसा एयरलाइंस की टिकट बुक की थी, जिसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिल चुकी थी। इसलिए एसआईटी एयरपोर्ट पर निगरानी में जुटी थी और जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने से विपक्ष जेडीएस पर लगातार हमलावर था। इसलिए 23 मई को जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने प्रज्वल को फौरन भारत वापस लौटकर आरोपों का सामना करने की हिदायत दी थी। देवेगौड़ा ने कहा था कि वो प्रज्वल से अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि प्रज्वल जहां भी है वापस आए और पुलिस के सामने सरेंडर करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। सीबीआई ने प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया था। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 अप्रैल और 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की अपील की थी और उन्हें भारत वापस लाने में पीएम की मदद मांगी थी। और पाकिस्तान का कराची उस वक्त दहल गया जब वहां गुरु मंदिर के पास हमले में आइसक्रीम पार्लर के मालिक 5 भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हमले में 2 भाइयों की जान चली गई, जबकि 2 भाई घायल हो गए। हालांकि 5वां भाई चमत्कारी ढंग से हमले में सुरक्षित बच गया। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 भाई सेंट्रल जेल में अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उन पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार कम से कम 6 लोगों ने गोलियां चलाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। तो कराची में सरेआम फायरिंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब 5 भाई कोर्ट में पेशी के दरमियान जा रहे थे, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई उनके ऊपर। और चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस के सभी 34 मामले में दोषी करार दिया है। ट्रंप को पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छुपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में यह दोषी पाया गया है। ज्यूरी के फैसले के बाद ट्रंप ने मुकदमे की कड़ी निंदा की और इसे अपमानजनक करार देते हुए धांधली बताया। इस बीच ट्रंप की कानूनी टीम ने फैसले को चुनौती देने की भी बात कही है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएस की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, यानी कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सीएम के रिव्यू से पहले ही एक बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि 12 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठक लेंगे उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां कलेक्टर्स जुड़ेंगे। उसके पहले ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने रिव्यू से पहले ही सीएम के एक बड़ी बैठक बुलाई। सचिवालय में सीएस की अध्यक्षता में ये सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है। जिलों से लौट कर आए प्रभारी सचिवों से फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक इन समस्याओं को लिया जा रहा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा रही है। पानी बिजली के साथ हीट वेव को लेकर भी बात हुई। किस जिले में किसकी परफॉर्मेंस कमजोर है, इस पर भी चर्चा की गई है। किस जिले में किसने अच्छा काम किया, ये भी चर्चा का विषय रहा। अब सीएम की बैठक में सबका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा, यानी कि हर जिलों में जहां पर गई थी टीम, वो जब वापस लौटी तो क्या फीडबैक रखा गया, उन सबको सीएम के सामने रखा जाएगा। और उत्तर